वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के एक और लेक्चर में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग शुरू कर देंगे गुप्ता वंश। ठीक है, गुप्ता वंश का देखेंगे कितना होता है। आज 2 पार्ट में इसको ख़त्म करा दूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्राचीन भारत के इतिहास का, ये तो पता ही होगा आपको। इसको गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री भी बोलते हैं ना, प्राचीन भारत का गोल्डन एज, स्वर्ण युग भी बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम में आती हैं, तो सब देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर टेलीग्राम पे इसको नहीं ज्वाइन करा तो प्लीज़ इस चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करो, सारे नोटिफिकेशन वहीं मिलते हैं, क्योंकि कई बार वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं आपसे। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। पीसीएस की, बीईओ की, आरओ के लिए, सिलेक्शन तक के लिए कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर इसका वीडियो। गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? सबसे पहले जो आपको याद रखना है, गुप्ता वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है। वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब इसको चंद्रगुप्त मौर्य से मत जोड़ देना। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। राजधानी क्या थी इनकी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 2 राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैनी। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का वास्तविक शासक और गुप्त वंश की राजधानी, एक तो पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैनी। ठीक है, तो अब इसके वास्तविक संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त प्रथम है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कब से कब तक शासन करा? माना जाता है 319 से 335-36 तक इसने शासन करा है। तो 319-20 मान सकते हो आप, 335 तक। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सबसे पहले महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसने ही पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया। किसको? पाटलिपुत्र को। अब उधर आपको याद आ रहा है कि भैया पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? उदयन ने। ठीक है, याद है, ये भी याद रखना। राजगिरी थी, उदयन ने पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने ही गुप्तों को सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति में पहुंचाया। पहले ये लोग सामंत थे, ठीक है, बाद में ये लोग शासक बने। ठीक है, काफ़ी बड़ा एम्पायर इसने बनाया। काफ़ी गुप्ताज पीरियड में इसने गुप्तों को काफ़ी क्या करा? स्ट्रॉन्ग करा। ठीक है, अपने एम्पायर को काफ़ी सुदृढ़ करा। चलिए, हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है बाय हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार इसका साम्राज्य विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत था, जिसे साकेत भी सम्मिलित था। ठीक है, तो कहाँ तक था? प्रयाग तक। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 1919-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि भैया गुप्त संवत कब चला? गुप्त संवत कब से कब तक है गुप्त संवत? तो आप बताओगे 319 से 320। ठीक है, गुप्त संवत चलेगा 319 से 320। ठीक है, इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। अब ये तो चंद्रगुप्त प्रथम है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत का जो वर्णन किया गया था उसका उल्लेख है। चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी सत्ता व प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किससे करी थी? नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी से। ठीक है, सम्राट, उसकी रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के सिक्के गढ़वाए गए हैं और इस प्रकार इस वैवाहिक गठबंधन को उसको स्वीकारा गया है। ये तो ठीक है। वास्तव में समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र के रूप में किया गया था। मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पता चलता है वो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उससे पता चलता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़। क्या समझे? चंद्रगुप्त का जन्म मतलब शासन कब से कब तक है, महाराजा धीराज की उपाधि है, राजधानी क्या है, गुप्त संवत कब चलाया और हेमचंद्र राय चौधरी ने इनको मगध साम्राज्य का असली संस्थापक कहा। गुप्त कब चले? 319-20। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में इनको संवत का उल्लेख है और इन्होंने शादी किससे करी? राजकुमारी कुमारी देवी से, जो कि नेपाल की थी। ठीक, बात खत्म। दूसरा फिर आता है समुद्रगुप्त या पर क्रमांक। समुद्रगुप्त या पर क्रमांक, इसके बाद आता है। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। श्रीगुप्त फाउंडर है, 319 से 335 चंद्रगुप्त प्रथम,
फिर आता है समुद्रगुप्त 335 से 375। क्रोनोलॉजी याद रखनी, फिर से कह रहा हूँ, 335 से 375 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, एक सेकंड, समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था भाई, सिंपल सा, अभी देखा हमने। जो इस वंश का अगला शासक बना, इसकी विजयों का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। समुद्रगुप्त ने जो जो विजय प्राप्त करी वो सब प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। और प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज प्रदान करने का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने पूरी भरी सभा में इनको अपना राज्य सौंप दिया और खुद रिटायर हो गए। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसको? समुद्रगुप्त को। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त के विषय में प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता था, ठीक है। 100 घाव थे और 100 युद्धों का विजेता था। चलो, उन्हें कई लाख गायों का दाता कहा गया है। कई लाख गायों का दाता कहा गया, मतलब बहुत लाखों गाय उन्होंने दान करी हैं। इलाहाबाद के उसके स्तुति शिलालेख में कहा गया है कि उनकी बहुत उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। जो सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध था उसके लिए, मतलब वो विरोध ही समाप्त हो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उदार थे, बहुत दान करते थे, गाय, धन, ये सब, ठीक। अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया था। यह क्षेत्र नेपाल के राज्यों और उत्तर में पंजाब से दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम के पल्लव राज तक विस्तारित है। इसका मैप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैप देखिए, ये है इसका, देखिए गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये पूरा देखिए, पंजाब, महाराष्ट्र, और ये कांचीपुरम, ये आता है कांचीपुरम, ये पूरा गुप्ता एम्पायर था। इधर सातवाहना, चोला, चेरा, पांड्या, ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो ये गुप्ता एम्पायर का मैप है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो कहाँ तक इनका एम्पायर है, फिर से देखते हैं। यह क्षेत्र नेपाल के राज्य, उत्तर में पंजाब, दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम, पल्लव राज तक सीमित था, ठीक है। रामगुप्त पहला गुप्त शासक था। रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। अब सबसे पहले तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किस गुप्त शासक ने करा? रामगुप्त ने। रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के एरण एवं भिलसा से मिलते हैं। भिलसा से प्राप्त सिक्कों पर ही रामगुप्त के साथ गरुड़ का अंकन है। तो फिर से बता रहा हूँ, तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन गुप्त शासक में किसने करा था? रामगुप्त ने। और इसके सिक्कों में गरुड़ का अंकन मिलता है। रामगुप्त मतलब उसकी फोटो और अंकन मिलता है गरुड़ का, ठीक है। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका नरेश कौन था? मेघवर्ण। जो श्रीलंका का नरेश था वो कौन था? मेघवर्ण समुद्रगुप्त के समकालीन था। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था, ठीक है। किसने? समुद्रगुप्त की आज्ञा से। किसने बनवाया था भैया? नरेश मेघवर्मन ने बनवाया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीणा का चित्र वर्णित है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उसमें किसका चित्र वर्णित है? वीणा का। वीणा समझते हो, जो सितार होता था वो। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक विष्णुगुप्त था। कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था भैया, संगीतज्ञ था, तभी तो उसने वीणा की फोटो बनवाई। जो वीणा वादन का शौकीन था, इसीलिए उसने अपने सिक्कों में वीणा का चित्र वर्णित किया। बहुत सिंपल। समुद्रगुप्त, फिर से पूछे किस भैया रूलर ने अपने सिक्कों पर वीणा चित्र बनवाया? तो समुद्रगुप्त ने बनवाया, ठीक है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गोप्ता, जिसको राज्यपाल कहते थे, नियुक्त किया था। किसने? जूनागढ़ से लेख प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने। अभी तो हम लोग समुद्रगुप्त पढ़ रहे हैं। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गवर्नर बनाया था, ठीक है। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है उसका संकलन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख किसके द्वारा संस्कृत कर गया था? हरिसेन के द्वारा, ठीक है, हरिसेन के द्वारा। ये कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। याद रखना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनाया था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में 8 राजाओं पर विजय हासिल की थी। कितने? 8 राजाओं पर। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि प्रदान की गई, ये देख चुके हम लोग। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। और नालंदा ताम्रलेख है जो, उसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, सारी नोट जरूर करना। नालंदा के ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है और समुद्रगुप्त को नेपोलियन की भी उपाधि दी गई है। और किसने उपाधि दी है? विंसेंट स्मिथ ने। किसने दी है? विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में था, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में था। ये गुप्ता वंश के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्रोनोलॉजी बस याद रखना, राजाओं की कुछ याद रहे ना रहे। श्रीगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर आपका समुद्रगुप्त आया, अब कौन आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। अब कौन आएगा?
चंद्रगुप्त द्वितीय करेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त का अभिलेख देख लेते हैं एक बार, एक इंपॉर्टेंट एरण अभिलेख। समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, ये अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है। एरण अभिलेख समुद्रगुप्त का कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिला है एरण अभिलेख समुद्रगुप्त का? मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिला? मध्य प्रदेश से। इस लेख को कनिंघम ने वीना नदी तट पर स्थित एरणा में खोजा है। एरीकोण प्रदेश समुद्रगुप्त का भोगनगर था। इस अभिलेख में इसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु और ये सब पुत्र वगैरह इसमें कहा, ये सब ठीक है। इसमें कहा गया कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। मतलब अगर खुश हो गया तो इतना दान कर देगा कि पूछो मत, नाराज हो गया तो तुम्हारे प्राण तक ले लेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही थोड़ा जॉली मोड का राजा था। ठीक, तो बस आपको याद रखना है एरण अभिलेख कहाँ से मिला है? एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है। किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में। बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। समुद्रगुप्त का अभिलेख, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है। चलो, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी बहुत सारी उपाधियाँ हैं जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ये काज भारत की आज़ादी के बाद आता है तो आर्टिकल 18 लग जाता है, नो टाइटल अलाउ। ठीक है, पर ये खुशकिस्मत था जो इसको टाइटल मिले हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद आएगा भैया 376 से 415 ईस्वी। 376 से 415 ईस्वी तक। ठीक है, चलो इसको भैया, इसकी उपाधियाँ, इसको शकारी भी बोलते थे क्योंकि शकों का शत्रु था, इसने शकों का विध्वंस कर दिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शकारी बोला जाता है। किसको शकारी बोलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी बोला जाता है। फिर से चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी बोला जाता है। ठीक है, नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। किसने बोला था? विंसेंट ने बोला था। ठीक है, नोट कर लो भाई, फिर कह रहा हूँ नोट्स कर लो। और दूसरी उपाधि जो है वो है देवराज। कौन सी? देवराजेंद्र, मतलब देवराज है दूसरी। ठीक है, सांची लेख में उसके प्रिय नाम देवराज का वर्णन है। ठीक है, अब देवराज का नाम कहाँ से मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय में? सांची लेख से। कहाँ से मिलता है? सांची लेख से। ठीक है, फिर से चंद्रगुप्त द्वितीय शकारी, दूसरा देवराज जो कि सांची लेख से मिलता है। तीसरा है देवगुप्त, ये प्रवरसेन के चमक लेख में, प्रवरसेन का जो चमक लेख है उसमें चंद्रगुप्त की उस उपाधि का उल्लेख है। देवगुप्त। देवराज किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। शकारी किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। देवगुप्त किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक विजय के बाद उसने यह उपाधि धारण की थी। भाई फिर से कह रहा हूँ, ये सारे टॉपिक, मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी उसने? गुप्त वंश का पहला शासक था, शक वंशों को जब हराया तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, परम भागवत, कौन सी? परम भागवत की भी उपाधि इसने ली थी। यह चंद्रगुप्त की सर्वप्रिय उपाधि थी, परंतु उसका प्रिय नाम देवराज था। ठीक है, इसका प्रिय नाम देवराज था और चंद्रगुप्त की सर्वप्रिय उपाधि भी दी थी। चंद्र नाम कहाँ से मिलता है भैया? इसको महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख में उसे चंद्र कहा गया है। अब जो महरौली का लौह स्तंभ अभिलेख है उसमें इसको क्या कहा गया है? चंद्र कहा गया है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया फिर से, शकारी, देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य, परम भागवत, चंद्र, ये सब इसके नाम थे। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं भैया। कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब कालिदास किसकी दरबारी का हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। रामगुप्त, ध्रुव देवी कथा का उल्लेख विशाखा दत्ता कृत देव चंद्रगुप्तम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कथा? विशाखा दत्ता ने लिखी देव चंद्रगुप्तम। बाण भट्ट द्वारा लिखी हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज के श्रृंगार प्रकाश व अबुल हसन अली के मुजमुल उल तहरीक में मिलता है। ठीक है, रामगुप्त ध्रुव देवी कथा का उल्लेख, रामगुप्त ध्रुव देवी कथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है भैया? किसने लिखा है? विशाखा देवी का देव चंद्रगुप्तम, बाण भट्ट लिखा हर्षचरित, काव्य मीमांसा राजशेखर, ठीक है, और भोज के श्रृंगार प्रकाश व अबुल हसन अली की मुजमुल उल तवारीख। अबुल हसन ने क्या लिखा? मुजमुल उल तवारीख। ठीक, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति मानकुवर जो कि प्रयागराज में, वहाँ से मिली है। और कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे। जो कालिदास का संस्कृत नाटक है उसमें स्त्री और पुरुष किसमें? प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे, प्राकृत भाषा में। कालिदास के संस्कृत नाटक अभियान जो कालिदास ने लिखा है शाकुंतलम का मलयालम भाषा में अनुवाद किसने करा था? श्री केरल वर्मा ने करा था। ठीक है, 1882 में पूछ सकता है ये। कालिदास का जो संस्कृत नाटक है अभियान शकुंतलम है जो, उसका मलयालम में अनुवाद किसने करा था? केरल वर्मा ने करा था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वक्तक वंश को प्रभाव में लेने हेतु अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वक्तक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने क्या करा था? वक्तक राजवंश को प्रभावित करने के लिए अपनी जो उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह वक्तका किंग नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करा था। फिर से बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का विवाह वक्तका किंग नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, ग्वालियर के निकट
बाघ गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त कला की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि थे। कौन थे? वररुचि। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन गुणचंद्र द्वारा रचित नाट्य दर्पण में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये वाली, इंपॉर्टेंट है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन कहाँ से मिलता है? गुणचंद्र द्वारा रचित नाट्य दर्पण। आप पूछ सकते हैं नाट्य दर्पण किसने लिखा है? तो गुणचंद्र ने लिखा है। गुणचंद्र ने लिखा भैया नाट्य दर्पण। गुप्त संवत 61 मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जो गुप्त संवत 61 है वो किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। यह मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप है। ठीक है। उदयगिरी गृह अभिलेख में चंद्रगुप्त को राजा धीराज ऋषि कहा गया है। जो उदयगिरी का गृह अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? राजा धीराज ऋषि कहा गया। क्या कहा गया है? राजा धीराज ऋषि। ठीक है, जिसने दिग्विजय किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देव भी था। उसे नरेंद्र चंद्र एवं नरेंद्र सिंह भी कहा गया है। भैया बहुत नाम थे इसके, देव भी नाम था, देवगुप्त। ठीक है, नंद भी कहा गया, नरेंद्र चंद्र भी कहा गया। चंद्रगुप्त दत्त देवी की संतान था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद उसके बड़े पुत्र रामगुप्त ने सिंहासन हासिल किया था। रामगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मतलब समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। ये ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर दी रामगुप्त की और खुद राजा बन गया। ऐसा भी माना जाता है कि रामगुप्त के कार्यकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर शक्तिशाली शक राजा ने आक्रमण किया था और रामगुप्त युद्ध में हार गया और उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें उसकी पत्नी को शत्रुओं के खेमे में भेजे जाने के प्रावधान थे। मतलब बड़ी गंदी ट्रीटी थी कि अब वो हार गए तो उसकी पत्नी को शत्रु जो थे शाकाज उनको दिया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाओं को पराजित करा, नरसंहार उनका करा और शकारी बने। ये सब कहा जाता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। इसके वर्णन नहीं मिलते हैं कहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ से इनके नाम आपको याद रखना है। फिर से बताते हैं, ये नाम वाला याद रखना है। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताइए वो याद रखना है। ठीक है, चलिए। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने भाई की हत्या करनी पड़ी और गुप्त वंश के सम्मान की रक्षा के लिए उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करना पड़ा। ठीक है, अब ये कहा जाता है ऐसा कि नहीं तो शाकाज उसको उठा ले जा रहे थे तो उसकी मतलब उनकी वाइफ से रक्षा शादी इन्होंने करी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। मैंने ऊपर बताया अभी आपको, जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करा काफ़ी दूर तक। ठीक है, उसने नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे उसकी एक पुत्री प्रभावती हुई, जिसकी शादी बाद में जो नरेश था श्रीलंका का उससे करी थी। प्रभावती का विवाह दक्कन में शासन करने वाले वक्ता का वंश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन द्वितीय के साथ करता, माफ कीजिएगा श्रीलंका के ना। प्रभावती का विवाह किससे करता? दक्कन में जो शासन था किसका? वक्ता किंग का? रुद्रसेन द्वितीय का। रुद्रसेन द्वितीय से शादी कर दी थी। ठीक है, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमोत्तर भारत में स्थित मध्य गण से लेकर खरपरिक गण का विनाश किया, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को गणारी भी कहा जाता है। भैया बहुत नाम है इनके, सारे नाम बहुत पूछता है यार ये यूपीएससी में, पीसीएस में बहुत पूछता है। तो गणारी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया गण से लेकर खरपिक गण का सबका विनाश कर दिया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, जिसको दिनार, रजत एवं तांबे की मुद्राएं जारी की थी। सोने, रजत और तांबे की मुद्राएं। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। ठीक है, जो चांदी के सिक्के हैं वो चलाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने अश्वारूढ़ प्रकार पर्यक की छत्रधारी करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के सिक्के ये आपको याद रखने हैं। कितने प्रकार के सिक्के? 8 प्रकार के। धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वारोही, छत्रधारी, पर्यक, पर्यक स्थिति राजा रानी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम प्रकार। ठीक है, तो ये 8 सिक्के इसने चलाए थे। धनुर्धारी, सिंहनहंता, अश्वरोही, छत्रधारी, पर्यक, पर्यक स्थिति राजा रानी, ध्वजधारी और चक्र विक्रम प्रकार। ये नहीं 8 याद कर पा रहे हो तो ये जरूर याद रखना कि 8 प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 319 में भारत आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। ठीक है, फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो एक है मथुरा स्तंभ अभिलेख। कौन सा? मथुरा स्तंभ अभिलेख। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। ठीक है, मथुरा स्तंभ अभिलेख किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त द्वितीय से।
उदयगिरी गुहा लेक, उदयगिरी गुहा लेक, यह उदयगिरी का पहला गुहा लेक है, इसे कनिंघम ने खोजा था। उदयगिरी गुहा लेक किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। किसने खोजा था? कनिंघम ने। मथुरा स्तंभ लेक किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। सांची लेक, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकाद्रव का है, जो कि बौद्ध था। ठीक है, कौन था? आम्रकाद्रव, आम्रकाद्रव, और शुकुली क्षेत्र के निवासी उनादन का पुत्र था। ठीक है, तो आपको सांची लेक याद रखना है। मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है, मेहरौली लौह स्तंभ, ये आपको याद रखना है। जेम्स प्रिंसप ने इस लेख को प्रकाशित किया था। जेम्स प्रिंसप ने इस लेख को प्रकाशित किया था। किसने? मेहरौली लौह स्तंभ लेख स्थित। ठीक, वर्तमान में यह दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख देखा होगा, कुतुब मीनार में लोहे का एक खंभा गड़ा हुआ है, अभी तक उसमें जंग नहीं लगी, देखो इतना पुराना है बल्कि। और गढ़वा लेक, गुप्त संवत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्गत किया था इसको। इसमें चंद्रगुप्त का नाम तो नहीं दिया गया, परंतु उसकी उपाधियां परम भागवत एवं महाराजाधिराज दी गई हैं। ये लोग क्या करते थे? स्तंभों में लिखवा देते थे एक तरह से, और वो देखो आज भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा भी है गढ़वा लेख में? परम भागवत और महाराजाधिराज। ये किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से कौन कौन से लेख संबंधित है? मथुरा स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी गुहा लेख, सांची लेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख और गढ़वा लेख। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम आ जाते हैं। अब कौन आते हैं? कुमारगुप्त प्रथम। क्रोनोलॉजी फिर से बता रहा हूँ, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अब आ जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की है। भैया याद करना पड़ेगा लिख लिख के, तभी थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। आज कुमारगुप्त तक ही करेंगे। ये चारों राजाओं के बारे में अच्छे से घोल घोल के पियो। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। कौन सी? कुमारगुप्त ने शक्रादित्य, महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण की, उसने शकारी की करी थी, और यह है शक्रादित्य। और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भी किया था इसने। तो पहला गुप्त वंश का शासक था जिसने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करा था। कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, बिलसद स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया। बसाड़ का राज्यपाल गोविंदपुत्र उसका छोटा भाई था। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा गुप्त राजा जिसने सबसे ज़्यादा समय तक राज करा वो था कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अराउंड देख सकते हो 415 से 55, 40 साल। तो कुमारगुप्त प्रथम सबसे ज़्यादा समय तक राज करा उसने। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राएं प्रचलित थीं। ठीक है, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं इसने ही चलाई थी। चांदी की मुद्राएं मयूर शैली में इसने चलाई, नहीं तो चांदी की मुद्रा इससे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाई थी। इस पर उसने गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्करण करी थी। ठीक है, गरुड़ थी जो कि विक्रमादित्य ने करी, इसने क्या कर दी? मयूर की आकृति कर दी। ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गरुड़ की करी थी, और आपके समुद्रगुप्त ने वो वीणा का करी थी। सब के अलग ही अलग चेयर्स थे भाई। समुद्रगुप्त ने वीणा लगाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गरुड़ लगाया, अब आपके कुमारगुप्त इन्होंने मयूर लगा दिए। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने। किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने। ठीक है, बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के शासन का सबसे पुराना अभिलेख है। कौन सा? बिलसद अभिलेख, और इसमें गुप्त संवत के बारे में मेंशन है, ये तो बाद में बात करेंगे। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। हूणों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में है। हूणों का आक्रमण का अभिलेख किसमें है? भीतरी अभिलेख। ये आपको याद रखना है कि हूणों के आक्रमण का अभिलेख कहाँ लिखा हुआ है? भीतरी अभिलेख में। हूणों के आक्रमण के बारे में कहाँ है? भीतरी अभिलेख में। कुमारगुप्त के मंदसौर लेख से प्रमाण मिलता है कि पट्टावाय श्रेणी, जो कि रेशमी सूती बनाने वाली समिति, लाट प्रदेश छोड़कर दसमपुर में जाके, ये भी ठीक है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भरूची, मैत्री, गोविंदराज के पट्टे हैं, ये भी ठीक है। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। गुप्त काल के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय संबंधी विवरण दिया गया, ये भी कुछ ऐसा खास नहीं, हटा दो इसको। तो जितना मैंने अभी ये ऊपर अंडरलाइन करा है ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या भैया? श्रीगुप्त इसके फाउंडर हैं, फिर आपका चंद्रगुप्त आते हैं प्रथम, फिर आपका समुद्रगुप्त, फिर आ जाता है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त। ऐसे क्रोनोलॉजी याद रखो। ठीक है, फिर अभी इसके बाद भी करेंगे स्कंदगुप्त वगैरह। चलो, कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख आपको याद रखने हैं, सबके अभिलेख अलग अलग याद रखने हैं। ठीक है, इनके अभिलेख कौन कौन से भैया? बिलसद अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, गढ़वा के 2 शिलालेख, मंदसौर अभिलेख, करमदांडा अभिलेख, उदयगिरी गुहा लेख, तुमैन अभिलेख, सांची अभिलेख, मथुरा अभिलेख। ठीक है, बस ये याद रखो ये कहाँ पे मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे ये अभिलेख मिले हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। बिलसद अभिलेख कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। बिलसद कहाँ है?
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। कुमारगुप्त प्रथम का पहला अभिलेख है ये, ठीक है, बिलसद अभिलेख कहाँ है, फिर से बताना, उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश के एटा में। मनकुंवर अभिलेख ये कहाँ है, ये भी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। प्लेस जरूर याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, फिर से कह रहा हूँ प्लेस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बिलसद कहाँ है, वो भी उत्तर प्रदेश में, वो एटा में है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। गढ़वा के 2 शिलालेख ये भी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, इलाहाबाद में। गढ़वा के 2 शिलालेख उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। मंदसौर अभिलेख, ये अभिलेख मध्य प्रदेश में। मंदसौर नाम से पता चला, एम से मध्य प्रदेश, एन से मंदसौर, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में। करमदंडा अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, कौन सा, करमदंडा अभिलेख, ये फैजाबाद में। करमदंडा अभिलेख फैजाबाद। उदयगिरी गुहालेख, ये मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, उदयगिरी गुहालेख मध्य प्रदेश। तूमैन अभिलेख, ये ग्वालियर में मिलेगा, मध्य प्रदेश में। तूमैन ग्वालियर मध्य प्रदेश। सांची अभिलेख कहाँ पे मिल जाएगा, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, सांची अभिलेख मध्य प्रदेश में। और मथुरा अभिलेख कहाँ मिल जाएगा, मथुरा नाम से पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। बिलसद अभिलेख एटा में है, उत्तर प्रदेश। मनकुंवर अभिलेख इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। गढ़वा के 2 शिलालेख उत्तर प्रदेश, किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। करमदंडा फैजाबाद में है, उत्तर प्रदेश। उदयगिरी अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में है, उदयगिरी खंडनगिरी की गुफाएं भी सुनी होंगी आपने। तूमैन अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में है। सांची अभिलेख मध्य प्रदेश, मथुरा मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा यूपी में मिलेगा और एमपी में ही है, बस यूपी एमपी में ही है, बस एक ट्रिक से याद रख लो। कुमारगुप्त प्रथम के जितने अभिलेख हैं वो कहाँ पे हैं, यूपी और एमपी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से अपना लेक्चर शुरू होगा स्कंदगुप्त के बारे में, और जो आपके स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं, और फिर इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। कहा 2 पार्ट में गुप्ता पीरियड पूरा खत्म करा दूंगा, बस प्राचीन भारत का इतिहास बहुत जल्द खत्म होने वाला है। एक गुप्ता पीरियड बचेगा, इसके बाद चोला, चेरा, पांड्या और थोड़ा बहुत जो और एम्पायर हैं छोटे मोटे, वो करा के इसको ख़त्म करा दूंगा। और फिर कराऊंगा मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट, फिर कराऊंगा दूसरा टॉपिक हिस्ट्री का मॉडर्न, ठीक है। समझ गए मेरी बात। पहले प्राचीन भारत का पूरा इतिहास करा दूंगा, फिर उससे रिलेटेड 500 या 1000 जितने MCQ हो जाएंगे, 500 करा दूंगा, 500 MCQ करा दूंगा, ठीक। जितने MCQ हो पाएंगे वो करा दूंगा, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से इसको नोट करके लिख लो, इससे ज़्यादा नहीं पूछता भाई, जितना मैं बता रहा हूँ ना, बस यही है। फालतू बुक्स के चक्कर में मत पड़ो, घंटों बुक्स खोलो, उसको वो करो, रीड करो। जितना मैं बता रहा हूँ बस पेन कॉपी लेके नोट करते जाओ उसको। फिर मैं टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चन मिले उसको उसमें ऐड ऑन कर लो, बस सिंपल सी चीज़ है। इंपॉर्टेंट MCQ कराऊंगा उसको कर लो, टेस्ट सीरीज़ कराऊंगा उसको कर लो, बस हो गया काम, ठीक है। यार लाइक तो कर दिया करो यार, वीडियो अच्छा लगे लाइक तो करो कम से कम। चलो बाय।